ओके, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। प्रॉम्प्ट को क्या बोला जाता है? सही है। डेफर्ड? ठीक है। अ, चलिए, ये चार नाम है जो आपको याद रखने, स्पेसिफाइड, कस्टमरी, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। ये इंग्लिश वाले तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, इसके जो इस्लामिक नाम है वो याद रखना। ठीक है। कस्टमरी का एक दूसरा नाम भी है जो इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर डॉर। अब आते हैं बात सबसे पहले, मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि भैया महर क्या होता है? महर हस्बैंड जो है किसको पैसा देता है? वाइफ को। क्यों देता है? शादी के लिए। इसमें ये कहा जा सकता है कि भैया शादी करने की एवज में जो पैसा दिया जाता है, कंसिडरेशन फॉर मैरिज, कंसिडरेशन फॉर कंसेंट टू मैरिज जो होता है उसको हम बोलते हैं महर। यहां पर आपसे ये पूछा जाए कि भैया आप कई किताबों में आप ऐसा पढ़ो कि भाई इसको कंसिडरेशन ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि कंसिडरेशन का मतलब तो ये हुआ कि आप कुछ खरीद रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप, मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप कुछ खरीद रहे हो। आप किसी को भी कोई काम करने की एवज में अगर कुछ दे रहे हो तो वो कंसिडरेशन होता है। तो यहाँ अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है। तो अगर कहीं भी किसी भी किताब में आप ऐसा वैसा पढ़ो तो कोई उसको लेकर ये मत सोचना कि ये लिखना है कि नहीं, नॉर्मल लिखना कि भैया हस्बैंड जो है वाइफ को पैसा देता है। किस लिए? ताकि उसकी कंसेंट ले सके, या हम जिसको बोल सकते हैं कंसिडरेशन फॉर मैरिज, उसको हम बोलते हैं महर। महर के केस में हम सीधी सी बात बोलते हैं कि भैया महर कौन पे करेगा? हस्बैंड पे करेगा। किसको पे करेगा? वाइफ को पे करेगा। अब इसमें सबसे पहला सवाल यही उठता है कि चलो ठीक है भाई, हस्बैंड पे करेगा। तो पहला सिचुएशन तो हम ये मानते हैं अगर हस्बैंड क्या है? मेजर है। मेजर मतलब कितनी एज? 15 साल, प्यूबर्टी वाला 15 साल। और अगर कंडीशन ये होती है कि भैया हस्बैंड मेजर नहीं है और महर की बात किसने की है? गार्जियन ने, पेरेंट्स ने। तो क्या हस्बैंड मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता। महर ऐसी चीज है जो वाइफ का अधिकार है, आप उससे वो अधिकार नहीं छीन सकते हो। एक बार आपने वो उसको मतलब महर की बात उसको बोल दी है, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। हस्बैंड अगर मेजर है, हस्बैंड ने कहा है तो हस्बैंड देगा। गार्जियन, हस्बैंड अगर बच्चा था, गार्जियन ने प्रॉमिस किया है तब भी हस्बैंड देगा। हस्बैंड मना नहीं कर सकता जब वो मेजर हो जाए कि मैंने तो नहीं बात बोली, मैं क्यों दूं, ऐसा कुछ नहीं है। सेम चीज आ जाते हैं वाइफ पे। वाइफ अगर जिंदा है तो वाइफ ले सकती है, अगर वाइफ मर गई तो उसके गार्जियन क्लेम कर सकते हैं, उसके गार्जियन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि महर ऐसा है जो ये कहा जाता है कि भैया महर का मतलब है कि महर वो पैसा जो वाइफ को दिया जाएगा, कब? शादी के एवज में। तो शादी हो चुकी है। हाँ जी। नहीं, सिर्फ गार्जियन की बात नहीं है, मतलब उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लेम कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद आते हैं कि भाई देन कम्स महर के बाद। ठीक है, अब आते हैं अपने काइंड्स के अंदर। काइंड्स के अंदर हम सीधा सा बेसिक, अच्छा पहली कंडीशन, महर शादी के लिए इसेंशियल है या नहीं है? है। क्या करें? हाँ जरूरी है ना। जरूरी है। अगर मान लो महर, शादी के अंदर महर के बारे में बात ही नहीं हुई तो क्या शादी वॉइड हो जाएगी, शून्य होगी शादी? क्यों? महर तो होगा। महर लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा, नहीं लिखा हुआ उस केस में कस्टमरी महर आ जाता है। महर तो होगा ही होगा। आपको ये कहा जा रहा है भैया शादी में महर की बात नहीं हुई, सर शादी में महर की बात भले ही नहीं हुई पर महर तो वहां होगा ही होगा। बात नहीं हुई तो कस्टमरी वाला महर देना पड़ेगा। तो कहे कैसे भी मान लो, चाहे आप स्पेसिफाइड ले आओ चाहे कस्टमरी ले आओ, महर तो होगा ही। तो अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि महर की बात शादी में, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में महर की बात नहीं हुई है, तो मैरिज क्या मानी जाएगी? वैलिड होगी। ठीक है, बाइंडिंग होगी, वैलिड होगी, कैसा भी बोल दो। ठीक है। अब आते हैं शादी के अंदर काइंड्स में, सबसे सॉरी महर के अंदर काइंड्स में सबसे पहला आता है स्पेसिफाइड महर। ये अपने लिख चुके हैं ना। स्पेसिफाइड महर, स्पेसिफाइड महर क्या बोला जाता है, क्या होता है स्पेसिफाइड महर? जो फिक्स किया जाता है। कब? एनी टाइम, शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद, कभी भी। जो हस्बैंड वाइफ है जो फिक्स कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड महर। ठीक है। अगर स्पेसिफाइड महर की बात करें तो स्पेसिफाइड महर मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है स्पेसिफाइड महर? बता। कौन से लॉ के अंदर ऐसी बात बोली गई है, शिया या सुन्नी?
मैक्सिमम कितना महर हो सकता है? स्पेसिफाइड में कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाइए स्पेसिफाइड महर के अंदर अगर बात करें मिनिमम और मैक्सिमम ये हो गया। हस्बैंड क्या होता है, कब पे करना होता है? अच्छा, स्पेसिफाइड महर कब पे करना होता है? कैसे भी हो सकता है ना, वो आगे दो काइंड हो गए ना जी। उसने ये पूछा भैया स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाइड तो सर दो तरीके के होते हैं। हमने क्या बोला, स्पेसिफाइड कितने तरीके के होते हैं? दो। स्पेसिफाइड में या तो ऐसा होगा कि वो शादी के दौरान पे, मतलब शादी क्या कहते हैं, डिमांड पे करना होगा, या फिर शादी खत्म होने पे, कैसा भी हो सकता है, कोई डाउट? चलिए ठीक है। अब आते हैं अपने इसके अंदर प्रॉम्प्ट डोर की बात करते हैं। प्रॉम्प्ट डोर को क्या बोला जाता है? प्रॉम्प्ट डोर क्या होता है? महरे मुअज्जल। प्रॉम्प्ट डोर क्या होता है कि कब, कौन सा, किस महर को हम प्रॉम्प्ट महर बोलते हैं या महर मुअज्जल बोलते हैं? वो महर जो, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि हस्बैंड कहता है कि भैया जब तुम डिमांड करोगे तब, वो महर जो वाइफ जब डिमांड करेगी तब पे किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं महरे मुअज्जल या फिर प्रॉम्प्ट डोवर। अब आती है पहली बात, अगर वाइफ ने डिमांड किया और हस्बैंड वो पैसा नहीं देता या महर नहीं देता तो क्या होगा? बिल्कुल, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मैरिज कंज्यूम हुई या नहीं हुई। अगर मैरिज कंज्यूम हो चुकी है तब वाइफ नहीं मना कर सकती, तब वाइफ ये नहीं कह सकती कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब नहीं। अगर मैरिज कंज्यूम हो चुकी है तो वाइफ के पास एक ही अधिकार है, आप केस फाइल कर लो रिकवरी के लिए। अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई है तब वाइफ के पास दोनों ऑप्शन है, एक मतलब दोनों, मतलब दोनों कर सकती है, मना भी कर सकती है एंड केस भी फाइल कर सकती है। दिस इज योर प्रॉम्प्ट महर जिसको अपने बोलते हैं। अब आता है डेफर्ड महर। अपने यहां तक लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं बेसिक जिसको अपने बोल सकते हैं स्पेसिफाइड के अंदर, और प्रॉम्प्ट महर को लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं अपने। अब आते हैं डेफर्ड महर पे, यहां से अपने टॉपिक अपना चालू करते हैं। ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि अपने इसको लिखना है आज। डेफर्ड महर जिसको अपने क्या बोला जाता है? महरे मुअज्जल। डेफर्ड महर का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा महर जिसके बारे में, जिसके अंदर क्या कंडीशन होती है कि महर कब पे किया जाएगा? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब कि जब शादी खत्म होगी उस समय पे किया जाएगा। अब देखो, शादी का रिश्ता दो तरीके से खत्म हो सकता है। एक, दोनों लोग जिंदा हैं, तलाक ले लें। दूसरा, दोनों में से कोई भी मर जाए। सीधी कहानी है। शादी का रिश्ता कैसे भी खत्म हो सकता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं तलाक, एक होता है जिसको हम बोलते हैं डेथ। दोनों में से कोई भी मर जाए या फिर तलाक हो जाए। तलाक के केस में यह बोला गया कि भैया जब तलाक हो जाएगा तब आपको ये पैसा देना होगा। डेथ के केस में बोला गया कि अगर मान लो पति, ऑब्वियस हम महर तो पत्नी को मिलेगा, तो हम यहाँ यही सिचुएशन बनाएंगे कि अगर पति मर जाता है तो, अगर पति मर जाता है तो पत्नी पति से लेगी। अब पति तो मर गया, पत्नी कहां से लेगी पैसा? अब इस केस में कहां से लेगी वो पैसा, किससे लेगी महर? गार्जियन से। चाहे तो आप बोल दो जो पति मर गया उसके गार्जियन से, या बोल दो कि वो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करवा लेगी। तो डेफर्ड महर जिसको अपने बोलते हैं, जो कब पे करना होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे। डिसोल्यूशन में कि जब शादी खत्म होगी, एक तलाक, दूसरा डेथ। तलाक के केस में सीधा है कि भैया जब भी तलाक होगा तो पति उसको वो महर देगा और तलाक हो जाएगा। डेथ के केस के अंदर अगर पति तो मर चुका है, पति तो देगा नहीं, तो पत्नी क्या कर सकती है? गार्जियन। गार्जियन कौन से? जिनके पास उसकी संपत्ति चाहिए, उनसे ले सकती है, या फिर प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकती है। चलिए ठीक है जी। अब यहां पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मिनट सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, क्लास चल रही है। हेलो, 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 फोन देख लेंगे, एक मिनट यार, सॉरी।
हाँ जी। हम्म। चलिए, अब मान लो शादी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑब्वियस मुस्लिम्स में तो शादी कॉन्ट्रैक्ट में ही होती है। अब उसके अंदर क्या है, पति ने बात तो यही कही है कि महर कब दिया जाएगा, ऑन डिसोल्यूशन, जब शादी खत्म होगी। ये बात इनमें हो रखी है, पति मतलब दोनों में, पति पत्नी दोनों की इच्छा से ये लिखा जाता है। ऐसा हो रखा है कि कहा रखा है कि जब शादी खत्म होगी। उसी के अंदर पति ने ये भी कंडीशन डाल दी कि चाहे तो मतलब शादी के दौरान भी दिया जा सकता है। पति ने कहा महर, पहले तो उसने क्या बोला, महर कब देना होगा, जब शादी खत्म होगी। उसमें उसने एक और लिख दिया कि अगर मुझे ऐसा अच्छा लगा कि भैया शादी तो हमारी खत्म नहीं होगी, हमारा तो सब कुछ अच्छा चलेगा, तब जो है मैं शादी के दौरान भी उन्हें पैसा दे सकता हूं या महर दे सकता हूं। क्या ये कंडीशन सही है, ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि डेफर्ड महर में हम ये बात करते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? ठीक है, डेफर्ड महर में हम ये बात करते हैं कि भैया चाहे पति पत्नी में ये बात हुई है कि महर कब दिया जाएगा, जब तलाक होगा या जब शादी खत्म होगी, पर पति फिर भी अपनी इच्छा से पहले दे सकता है, पहले पे कर सकता है, या हम बोले बिफोर डिसोल्यूशन दे सकता है। पति ऐसा कर सकता है अपनी इच्छा से। हाँ जी। हम्म। पत्नी पति से पहले मिल जाएगी, अभी अपने बात करेंगे। महर उसका क्या होता है, अधिकार। जैसे अपने ने एक राइट, अपने अभी बात करेंगे वेस्टेड और कंटिंजेंट। हाँ, जैसे मान लो आज आपको कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम से वो प्रॉपर्टी हो चुकी है, मिलेगी कब, 50 साल बाद। आप 50 साल तक नहीं जिंदा रहे तो आपके आगे जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको मिलेगी। सेम कंसेप्ट महर में लगाते हैं। ये कहते हैं महर जो है वो वाइफ का है। हो सकता है वो उसको आज नहीं, आप कह रहे हो जब शादी खत्म होगी तब दिया, कुछ भी है, पर वो उसका अधिकार है। आज नहीं तो कल निश्चित उसको मिलेगा। अगर वो उस समय से पहले मर जाती है तो जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं वो क्लेम कर लेंगे, जब भी वो अधिकार बनेगा उनका, तब कि भैया उनका पैसा था हमको दिया जाए। अभी अपने इस पे बात करेंगे, ठीक है? पहले अपने इस पे है ना, नहीं अभी वो बात करेंगे, आएगा पॉइंट आएगा अभी। डेफर्ड मेहर के अंदर हम ये बोलते हैं कि कब पे किया जाएगा, ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन दो तरह के होते हैं। फिर हम इसमें एक पॉइंट बोलते हैं कि भैया क्या ऐसा हो सकता है कि पति पहले दे सकता है, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि जब शादी खत्म होगी, पति शादी खत्म करने से पहले दे सकता है, दे सकता है। ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता, अगर पति को लगता है तो वो पहले भी दे सकता है। इवन पति ये कंडीशन भी लिख सकता है चाहे तो, कि अगर मुझे ऐसा लगा कि भैया शादी चलेगी, शादी खत्म नहीं होगी, तो मैं पहले ही पे कर दूंगा, या मैं जब होगा तब पे कर दूंगा। तो ऐसी कोई कंडीशन गलत नहीं है। पति अगर उससे पहले पे करता है तो वो सही है। ऐसा नहीं है कि पत्नी ये कह दे कि अरे जो तुमने पहले दिया था वो तो बनता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने तो शादी खत्म होने पे देने की बात। ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन की बात हुई थी, पर अगर पति पहले पे कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले पे कर सकता है। कोई भी डाउट इसके अंदर? अब आ जाइए पॉइंट, जैसे अभी जो उठा, महर जो होता है वो एक तरह से एब्सोल्यूट राइट होता है, पूर्णता अधिकार होता है एक तरह से। जिसका मतलब क्या है, महर जिस समय बात होती है ना, जिस टाइम महर की बात होती है या महर का वादा होता है, एक तरह से वादा ही होता है कि भाई देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, जब बोलोगे तब पैसा दे देंगे, मरने पे दे देंगे। जब जिस समय वादा होता है ना, ये मान लिया जाता है कि ये पैसा वाइफ का हो गया। वो बात अलग है, उसको मिलेगा कब, जब वो डिमांड करेगी। उसको मिलेगा कब, जब शादी खत्म होगी। पर कानून कहता है कि ये उसका एब्सोल्यूट राइट है। जिस समय महर की बात हुई थी वो पैसा उसका हो गया। वो पैसा उसको हो सकता है आज नहीं तो कल मिले, परसों मिले, या जब डिमांड करे, या जब शादी खत्म हो तब मिले, पर ये उसका ही पैसा है। अगर वो उस समय से पहले मर जाती है तो कोई बात नहीं। अगर वो उस समय से पहले, तो कोई बात नहीं है। उस केस में क्या होगा, उसके जो गार्जियन है वो क्लेम कर सकते हैं कि भैया उसका पैसा था, उसका पैसा उसको दो। अब वो तो नहीं है, तो उसका पैसा किसको मिलेगा, जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे उनको मिलेगा। तो हम ये बोलते हैं कि जो महर का अधिकार है वो एब्सोल्यूट राइट है। जो महर का अधिकार है वो क्या है, और दूसरा नाम इसके लिए यूज किया जाता है
वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? आपके दो तरह के अधिकार बनते हैं किसी भी चीज के अंदर, अधिकार बोल दो, इंटरेस्ट बोल दो, दो तरह के बनते हैं। एक होता है वेस्टेड, एक होता है कंटिंजेंट। वेस्टेड का मतलब ये होता है कि अगर ये कह दिया कि भैया ये आपका वेस्टेड अधिकार है, मतलब आपकी चीज है, हो सकता है वो चीज आज आपके कब्जे में नहीं है, वो हो सकता है वो चीज अभी किसी और के पास है, पर अगर ये बोल दिया ना कि ये चीज के अंदर आपका वेस्टेड राइट है, तो वो चीज आपकी ही है। आज कल परसों देर सवेर वो चीज आपको ही मिलेगी, आपके अलावा किसी को नहीं मिल सकती। जैसे कि एक दादा, बच्चा अभी मान लो 2 साल का था, दादा ने क्या किया, ये लिख दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो संपत्ति है, ये मेरे पोते की है, जिस दिन पोता 18 साल का हो जाएगा ये उसके नाम कर दी जाए। पोता अभी 2 साल का है, अभी प्रॉपर्टी उसके नाम भले ही नहीं हुई है, पर वो दादा लिख चुका है कि ये प्रॉपर्टी 18 साल के होते ही मेरे पोते को जाएगी। अभी जिसके नाम भी ये प्रॉपर्टी जो भी है, वो कब तक रख सकता है? जब तक वो 18 साल का ना हो जाए, तब तक। अब यहां पर जो पोते का अधिकार है वो वेस्टेड है कि भैया वो उसका हो गया, आज नहीं है उसके नाम वो प्रॉपर्टी, आज वो प्रॉपर्टी हो सकता है कोई और यूज कर रहा हो, आज हो सकता है उस प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्जा हो, पर दादा की प्रॉपर्टी थी, उसने ये कर दिया, ये वेस्टेड है। यही अगर दादा ऐसा लिख जाता कि भैया ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति आज फलाने आदमी की है, अगर मेरा पोता 18 साल का हो जाए तब उसको दे दी जाए, मतलब कि अगर 18 साल से पहले पोता मर गया तो वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, जिस दिन मेरा पोता 18 साल का हो जाए, ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन है कि भैया जिस दिन वो 18 साल का हो जाए, मतलब अगर वो 18 साल की उम्र तक जिंदा रहता है, उसको दे देना। ये है कंटिंजेंट। पहले में क्या किया दादा ने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पोते की ही है, जब वो 18 का हो जाएगा उसको वो प्रॉपर्टी दी जाए, तब तक जो भी बंदा है उसको ये कह दिया जाता है कि तुम सिर्फ इसको यूज कर सकते हो, कब्जा रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। जिस दिन वो 18 साल का हो जाएगा, प्रॉपर्टी उसकी अपने आप हो जाएगी। कंटिंजेंट में क्या है, दादा ने डाल दी कंडीशन कि अगर मेरा पोता 18 साल तक जिंदा रहता है, तो ये दो तरह के अधिकार होते हैं। वेस्टेड राइट में ये कहा जाता है कि भैया जिस दिन वो राइट क्रिएट हुआ, जिस दिन वो बात हुई, जैसे मेहर है, जिस दिन बात हुई मेहर आपका हो गया। हो सकता है आपको आज नहीं मिल रहा, आपको 10 दिन बाद मिलेगा, हो सकता है 50 साल बाद मिलेगा जब पति मरेगा या तलाक होगा, पर वो आपका ही है। अगर समय से पहले, मतलब वो समय आने से पहले अगर आप मर जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही का है ये। आप मर गए, आपके बच्चों को दे दिया जाएगा, जो भी आपके उत्तराधिकारी होंगे उनको दे दिया जाएगा। तो हम एक बात बोलते हैं कि मेहर क्या है? वेस्टेड राइट। और दूसरा वर्ड क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट राइट। क्यों बोला जाता है? इसका मतलब ये है कि मेहर पत्नी का है, जिस समय बात हुई वो पैसा उसका हो गया, वो उसी को ही मिलेगा। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह से। लास्ट पॉइंट, क्या पत्नी मेहर सरेंडर कर सकती, मतलब छोड़ सकती है कि मैं मेहर नहीं लूंगी? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट है ना, उसको दिया जाएगा। क्या शादी में अगर मेहर की बात नहीं हुई है, या इवन शादी के दौरान पत्नी ने ये कह रखा है कि मैं मेहर नहीं लूंगी, तब भी मेहर नहीं बनेगा? मेहर बनेगा, मतलब मेहर तो उसको दिया ही जाएगा। इवन अगर वो खुद भी कह रही है ना कि मैं नहीं लूंगी, या मान लो शादी के दौरान बात हुई कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 5 महीने बाद, 6 महीने बाद पत्नी कहती है कि यार मुझे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ, मतलब आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तो पत्नी एक लिख के देना चाहती है कि जो मेहर की बात हुई थी, मैं वो मेहर नहीं ले रही हूँ, मैं अपने अधिकार छोड़ रही हूँ। नहीं हो सकता, मेहर आपका ही है, आपको दिया जाएगा। आप उस अधिकारों को ना तो छोड़ सकते हो, ना ही आप चाहो तो उसको किसी भी तरह से काट सकते हो। काटना मतलब कि शादी के दौरान बोल दो कि मैं नहीं लूंगी, ऐसा नहीं होगा। तो मेहर जो है एब्सोल्यूट या वेस्टेड है, इसका मतलब ये है कि जो वाइफ है, जो लेडी है, वो उसको सरेंडर नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती, वो उसको रेलिंक्विश नहीं, कैसे भी वर्ड बोल दो, रेलिंक्विश नहीं कर सकती, वो उसको काट नहीं सकती कि मैं तो नहीं ले रही मेहर, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे आप कुछ भी लो, आपको मेहर लेना पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपया ही लो, पर मेहर लेना पड़ेगा। ये एक इसेंशियल कंडीशन है, जो होगा ही होगा। एक अपवाद है मात्र। कौन सा अपवाद है? विडो। विडो, डेथ ऑफ हस्बैंड। अगर पति की डेथ हुई है, उस समय पत्नी छोड़ सकती है।
मुस्लिम लॉ पत्नी को ये ऑप्शन देता है कि आप छोड़ सकते हो। क्यों? आपके पति की डेथ हुई है, आप एक मतलब विडो हो, तो आपको यहाँ हम एक ऑप्शन देते हैं कि भाई नॉर्मल एक छोटी मोटी जो भी इनके धर्म के हिसाब से जो भी फॉर्मेलिटी होती होगी वो अगर आप करते हैं कुरान के अनुसार तो आप वो छोड़ सकते हो। तो जो विडो है ना वो डेथ अपने पति के डेथ होने पे मेहर छोड़ सकती, बाकी मेहर नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी डाउट कुछ भी? हाँ जी। देखो मेहर सरेंडर नहीं कर सकती, वो ये कह सकती है कि जो मेरा पैसा बनता है ना वो उसमें एडजस्ट कर लेना, मतलब मैंने तुमसे 5 लाख रुपए लेने हैं, मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगी, तो क्या वो क्या होगा, एक तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? है ना, सरेंडर नहीं हो सकता, वो ये नहीं ऐसे कह सकती कि भाई मैं मेहर ही नहीं लूंगी, ये नहीं हो सकता, आपको मेहर मिलेगा। हाँ वो बात अलग है, आप ऐसे कह रहे हो कि भैया मुझे जो पैसा दे रहे हो वही पैसा मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, या वो पैसा मैं मतलब एडजस्ट कर लेना, तो ये हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर आप ये कह रहे हो ना कि मैं लूंगी और फिर वापस दे दूंगी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेहर की बात हुई, कितना, 5 लाख रुपए, पत्नी कह रही है कि नहीं मैं तो मेहर नहीं लूंगी, काजी साहब कहते हैं नहीं नहीं देखिए बीबी की भाई मेहर तो भाई मुस्लिम अपना धर्म है उसमें आपको लेना पड़ेगा। जो भी बात हुई थी, पति ने क्या किया, अपने खाते से वो पैसे वाइफ के खाते में डाले और चाहे बाद में विड्रॉ करके दोबारा अपने खाते में जमा करा लिए। होता होगा, ऐसा भी होता होगा, पर मुस्लिम लोग के अनुसार तो फॉर्मेलिटी हो गई ना। तो मुस्लिम धर्म सिर्फ इतना बोलता है कि भैया दिया जाएगा, वो बात अलग है तुम लोगों की आपस में इतनी अच्छी बनती है कि वो पैसा तुम्हें पत्नी वापस दे दे रही है, या वो पैसे से पत्नी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले, वो अलग चीज है। पति ने पत्नी को पैसा दिया, बात खत्म हो गई, हमको इतना चाहिए बस। कोई भी डाउट? अभी रिपीट करता हूं समर्थ, 1 मिनट। कोई भी डाउट? ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब दोबारा बात करते हैं। देखो क्या है, अब मुस्लिम लॉ में क्या है, सेक्शंस नहीं है। सेक्शंस में अच्छा भी है बुरा भी होता है। सेक्शंस में अच्छा ये होता है कि आपके पास छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं सेक्शन वाइज, तो वो ये ज्यादा इजी है। इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि सेक्शन नहीं है, एक इस्लामिक टर्म याद करवाना वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक पता हो कितना पढ़ना है, क्योंकि किताबों में क्या है इतनी ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं जो हमको नहीं पढ़नी, कुरान क्या कहता है वो हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए अपने सिर्फ बेसिक पढ़ना है। तो दोबारा आते हैं, डेफर्ड मेहर, डेफर्ड का मतलब क्या है, क्या बोला जाएगा डेफर्ड को? महरे मुवज्जल। डेफर्ड मेहर के लिए बोला जाता है कि भैया वो कब पे किया जाएगा, शादी के डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन के 2 तरीके होते हैं, तलाक और पति का मरना। तलाक के केस में तो सिंपल है, भैया तलाक हो रहा है, पति वो पैसा देगा, बात खत्म। डेथ के केस में हम ये बोलते हैं भैया अगर डेथ हो जाती है तो पति तो चला गया, पैसा कौन देगा, तो वो या उसके गार्जियन या फिर प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकती है। चलिए जी, अब इसके बाद आता है कि भैया क्या होता है, क्या कहते हैं अपना दूसरा, कि भाई कौन देगा वो पैसा, और तीसरा उसके बाद आता है डेफर्ड मेहर के अंदर कि क्या वाइफ सरेंडर कर सकती है डेफर्ड मेहर को। डेफर्ड मेहर को हाँ जी, हाँ वही, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो बोलना कि भाई डेफर्ड मेहर सरेंडर हो सकता है, क्योंकि डेफर्ड में ही वो पॉइंट बनता है कि मेहर कब देना होगा, मरने के बाद। तो डेथ ऑफ हस्बैंड के केस में जो वाइफ है वो सरेंडर कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना कि जो मेहर है, ये आप हर हर तरह के मेहर में याद रखना कि मेहर क्या है, एब्सोल्यूट, पूर्णता पत्नी का अधिकार है, पत्नी चाह के भी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली जा सकती कि पत्नी बोल दे कि भाई मैं मेहर नहीं लूंगी, कुछ नहीं, मेहर देना होगा उसे, आप उसको मेहर दोगे। अगर इवन शादी के अंदर मेहर की बात भी नहीं हुई, मेहर तब भी बनेगा, और वो कौन सा मेहर होगा, कस्टमरी। अब आते हैं अपने कस्टमरी पे, स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड में 2 काइंड्स, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड। अब आ जाइए कस्टमरी। कस्टमरी का दूसरा नाम जो इंग्लिश में नाम है प्रॉपर, और अगर इसका हम इस्लामिक नाम की बात करें तो क्या है, महरे मिस्ल। अब आ जाइए महरे मिस्ल। महरे मिस्ल बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ना। सिंपल सा ये बोलता है कि भैया ये कब आएगा, मेहर कब बनेगा, 2 कंडीशन होंगी। एक या तो ये हो कि भैया मेहर की बात ही नहीं हुई, शादी के दौरान इन्होंने मेहर की बात ही नहीं की, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें इन्होंने मेहर ही नहीं लिखा। हालांकि बहुत रेयर ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि काजी साहब आते हैं शादी करवाने,
ठीक है, तो वो पढ़ते ही हैं, वो देखते हैं कि यार वो उनका काम ही यही होता है, ये देखना कि भाई जो जो इसेंशियल्स है वो पूरी हुई कि नहीं, हिंदू मतलब दोनों लोग मुस्लिम है कि नहीं, उनका काम ही यही होता है। तो बहुत रेयर है, बट फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर ये आ जाएगा। अगर शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेहर की बात नहीं हुई तब भी वाइफ को मेहर बनेगा, और क्या कौन सा होगा, कस्टमरी। दूसरा, अगर वाइफ ने क्या बात लिख रखी है कि वह मेहर नहीं लेगी, नहीं लेगी, या तो ये हो कि शादी में मेहर की बात ही नहीं हुई हो, तब भी हम कस्टमरी के हिसाब से देंगे। या फिर ऐसा हो कि शादी में वाइफ ने क्या लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि मैं मेहर नहीं ले रही हूं, मैं अपना अधिकार छोड़ रही हूं, तब भी उसका मेहर तो बनता है। और कौन सा मेहर दिया जाएगा, कस्टमरी। इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, उस केस में हम कस्टमरी मेहर पे आते हैं। अब आती है बात कि भैया कस्टमरी मेहर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो, सीधी सी बात दोबारा बोल रहा हूं, इसको लेकर कोई फिक्स ग्राउंड नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि भाई यही ग्राउंड है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। कोई फिक्स ग्राउंड नहीं है कस्टमरी को लेकर। 4-5 पॉइंट है जो अपने बेसिक बोलते हैं। पहला, हस्बैंड जो है उसका इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी खुद की आर्थिक स्थिति क्या है। दूसरा, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति क्या है, नहीं उनकी फैमिली की सामाजिक, भाई समाज में तो उनकी बहुत इज्जत है ये वो, तो उसके हिसाब से पैसा भी तो, भाई आप इतनी इज्जत और इतना आपका रोब है, ये सब है। तीसरा, वाइफ की क्वालिटीज, उसकी एज, ब्यूटी, स्किल, पढ़ाई, ये सब देखा जाएगा, जो भी आप किसी की पर्सनल, क्या पर्सनैलिटी को लेकर जो बोल सकते हो। चौथा, हस्बैंड साइड की जो भी फीमेल रिलेटिव्स हुई, उनकी जब भी शादी हुई, अब ये फीमेल रिलेटिव्स मतलब हस्बैंड के फादर, मतलब हस्बैंड के जो पैटर्नल फीमेल्स हैं, मतलब फादर साइड के जो फीमेल रिलेटिव्स है, लाइक उसकी बहन, उसकी बुआ, ये जितने भी हुए, उनकी जब शादी हुई तो उनको कितना मेहर मिला, क्योंकि वाइफ को ही मिलता है, लेडी को मिलता है। तो हस्बैंड की जो पैटर्नल साइड की, मतलब जो पति है उसके फादर साइड के जो फीमेल्स हुई, उनकी जब शादी हुई तब उनको कितना मेहर मिला, वाइफ की क्या क्वालिटीज है, सोशल स्टेटस, हस्बैंड का इकोनॉमिक स्टेटस, समय, स्थिति, ये सब देखकर, शादी के समय और स्थिति और ये सब देखकर जो है कैलकुलेट किया जाता है और वो मेहर दिया जाता है। अब यहां पर बात आती है मेहर कितना होगा, कोई कम से कम, कोई ज्यादा से ज्यादा। कस्टमरी में मिनिमम कुछ नहीं है, मिनिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि कितना भी हो सकता है, मैक्सिमम के ऊपर लिमिट है। कितना होगा मैक्सिमम, ये कौन से लॉ में फॉलो किया जाता है, शिया में किया जाता है जी। कौन से फॉलो करते हैं, शिया लॉ कहता है कि 500। सुन्नी नहीं है, सुन्नी कह रहा है हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो कितना भी हो सकता है मैक्सिमम। ये 3 पॉइंट है जो हम कस्टमरी में फॉलो करते हैं। कस्टमरी क्या होता है, मतलब कब बनता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कस्टमरी में मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का, यस कोई भी डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। अब आ जाइए, एक छोटा सा पॉइंट है, सॉरी क्या करें, अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डोअर। चाहे आप प्रिजम्पशन ऑफ डोअर बोल दो, या फिर ऐसा बोल दो कि अगर मेहर के बारे में ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा मेहर है, प्रॉम्प्ट है कि डेफर्ड है, तब क्या होगा, कैसे भी बोल दो जो आपको अच्छा लगे। तो प्रिजम्पशन के अंदर हम ये बोलते हैं कि भैया मेहर तो स्पेसिफाइड है, ये ध्यान देना कि बात तो हुई है मेहर की, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात तो हुई है कि 500 रुपए दिए जाएंगे, बात तो हुई है, स्पेसिफाइड तो है, पर ये नहीं पता कौन सा, क्योंकि स्पेसिफाइड तो 2 होते हैं ना, कौन कौन से, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड, पर ये नहीं बताया हुआ, ऐसे लिख दिया। जैसे अपने वो उसमें देख लेते हैं, मूवीज में अपने कई बार देख लेते हैं कि भाई फलाना जो है वो शादी आपको कह रहा है कि कितने, वो जो भी उनके अमाउंट होता है, पर उसमें ये नहीं बोलते अमाउंट कौन से वाला है, ये कि कब, जब आप डिमा प्रॉम्प्ट वाला है कि डेफर्ड है, कुछ भी ऐसा कि अमाउंट तो बताया हुआ है, स्पेसिफाइड तो है, पर उसमें ये नहीं क्लियर कर पा रहे कि ये कौन से वाला है, कि पत्नी जब मांगेगी तब दिया जाएगा या शादी खत्म होने पे दिया जाएगा। अब उसके अंदर आता है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब कि भैया फिर हम इस मेहर को कौन सा मेहर मानेंगे, बताओ कौन सा मानेंगे।
और सुन्नी। शिया कहता है कि उस मेहर को माना जाएगा प्रॉम्प्ट, सुन्नी कहता है आधा आधा, आधा प्रॉम्प्ट और आधा डेफर्ड। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का आ गया नहीं? हेलो हेलो, यस, कोई भी डाउट? ठीक है, अब एक मिनट में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लूं, फिर मैं आपको लिखवा दूं, क्योंकि काफी पेंडिंग चल रहा है लिखवाने वाला। चलिए भाई, लिख लो फिर। अच्छा, कुछ एक सवाल। सबसे पहला सवाल कि हाँ, स्पेसिफाइड डोर के अंदर मिनिमम कितना हो सकता है? और मैक्सिमम? मैक्सिमम? नो मैक्सिमम। और मिनिमम? 10 दिरहम और 3 दिरहम। अच्छा, ये 10 दिरहम 3 दिरहम सबके लिए है या कोई शिया सुन्नी ऐसा कुछ है? और शिया? नो मिनिमम। ये ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? कि भैया शिया कहते हैं कोई मिनिमम नहीं है हमारे यहाँ, तो ना हमारे यहाँ मिनिमम है ना मैक्सिमम है स्पेसिफाइड में। और फिर अगर हमसे बोला जाए डेफर्ड के अंदर, सॉरी क्या कहते हैं अपना कस्टमरी के अंदर, मैक्सिमम कितना? सभी के लिए या फिर शिया सुन्नी कोई? ओनली शिया, ओनली शिया। अब 3 पॉइंट है जो आप रटोगे, बिल्कुल प्रॉपर रट लेना इस तरफ से, कि भैया शिया लॉ ये बोलता है कि अगर डोवर क्या है, स्पेसिफाइड है, तो क्या हमारे यहाँ कुछ मिनिमम है? हमारे यहाँ कोई मैक्सिमम है? अगर कस्टमरी डोवर है तो हमारे यहाँ कुछ मिनिमम या मैक्सिमम है? मिनिमम है। शिया लॉ बोलता है कि अगर क्लियर नहीं है कि कौन सा मेहर है, प्रॉम्प्ट या डेफर्ड, हम किसको मानेंगे? अब ध्यान देना, क्योंकि ऑब्वियस है आप शिया सुन्नी दोनों पढ़ोगे तो याद करोगे ना, तो कंफ्यूज होता है बंदा प्री में। ये दिक्कत प्री में आती है छोटी मोटी। क्या करना, इसको याद कर लेना। अब क्या होगा, आपको ये याद होगा तो इसका उल्टा चलेगा कि भैया वो पूछ ले, सुन्नी के अनुसार पूछ ले कि भैया सुन्नी में बताओ स्पेसिफाइड डोर में कोई मिनिमम है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ शिया में तो नहीं है तो सुन्नी में है। आपसे पूछ ले कस्टमरी डोर में बताओ मैक्सिमम है, तो आपको पता है कि शिया में हमने पढ़ा हुआ है, सुन्नी में नहीं है। आपसे पूछ ले कि भैया अगर क्लियर नहीं है तो सुन्नी लॉ में क्या होगा, आपको पता है कि आपने शिया में पढ़ा है कि प्रॉम्प्ट होगा, तो सुन्नी में क्या होगा, आधा आधा। अब उससे क्या आपको याद रह जाएगा। तो इस एक को पहले अच्छा कर लेना, इस एक को प्रॉपर टिप्स पे ले आना, तो आपके कंफ्यूज नहीं होगी, जो छोटी मोटी कंफ्यूजन चलती है ना वो नहीं होगी। ठीक है, ये है। मतलब अपने भाई को डिक्टेट करवा देता हूँ या फिर, चलो डिक्टेट करवा देता हूँ, फिर इसको जो छोटी मोटी चीजें ना फिर बाद